स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1.1 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दरअसल इसका प्रयोग हम एचसीएफ को निकालने के लिए यानी मासा को ज्ञात करने के लिए करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और कहती क्या है? कुछ नहीं कहती। ये जो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए हो बस ये वही बताती है। थोड़ा सा समझने की देरी है। आओ समझते हैं एक उदाहरण से। मान लो 2 में आपने 15 में 2 को डिवाइड किया। टेबल आपका गया 2 शत 14 आया शेष कितना 1। अब ये क्या है आपके लिए? आप लोग इसे बहुत पहले से कहते हो, ये भाजक है। ये आपका क्या है? ये आपका शेषफल है। भाई शेष एक आया है। ये आपका क्या है? भागफल है। और ये आपका क्या है? भाज्य है। अब इसी को आप डिवाइजर कह सकते हो इंग्लिश में। डिवाइजर कहो, इसे आप रिमाइंडर कहो। और ये आपका डिवाइडेंट है और ये आपका है क्वोटेंट। आप लोग बचपन में छोटी क्लास में जब थे तो ऐसी छोटी छोटी भाग लगाए थे और आपको वहाँ सिखाया गया था कि अपने उत्तर को अगर चेक करना हो कि आपका ये सवाल सही है तो आप लोग इसी भाज्य को कहते थे भाज्य बराबर भाजक, यानी इसका भागफल के साथ क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए। आप लोग ऐसे करते थे ना। 15 = 2 × 7 प्लस ये जो शेष है इसको ऐड करते। अब देखो 2 सते 14 है 15, इधर भी 15 इधर भी 15, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है। अब ये 15 हमारे लिए बना भाज्य बराबर 2 क्या है? भाजक है। गुणे 7 क्या है? भागफल है। प्लस 1 क्या है? शेषफल है। यानी हमारे पास आया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब कुछ नहीं कहती। जहां शेष का मान शेषफल आपका या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे यहाँ देखिए शेषफल अगर यहाँ 14 होता ये पूरी तरह कट जाता, शेष क्या बचता? 0 बचता। तो पूरी तरह से विभाजित नहीं है इसलिए शेष एक आया है। यानी शेष या तो 0 होगा, कटेगा, पूरी तरह से विभाजित होगा तो 0 होगा, और नहीं पूरी विभाजित होगा तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो शेष का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा किससे? भाजक से। अरे भाजक है भाई, अगर शेष इसके बराबर चला जाएगा तो भाग चला जाएगा, बराबर होगा नहीं, इसलिए इससे क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। और अगर इसी को इंग्लिश में लिखना चाहो तो देखो ये क्या होगा? डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। जहां
रिमाइंडर का जो मान है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, बट छोटा होगा हमेशा डिवाइजर से। यही है विभाजन प्रमेय का, लेकिन थोड़ा सा बुक में इसे दूसरी टाइप में दिया। दूसरी टाइप में इसे कैसे समझाया, जैसे मान लिया गया कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक a और b, a कामा b। अब पूर्णांक क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव ना आए, दशमलव को छोड़कर आने वाली सभी संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, तो वहां हो रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है। अब तो धनात्मक पूर्णांक है तो सीधी सी बात है, एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। मान लिया जाए कि a क्या है, बड़ा है, b की अपेक्षा a क्या है, बड़ा है। अब a बड़ा है तो अगर b से a में भाग दिया जाए, यानी यदि b भागे a किया जाए, तो भाग देने पर कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा। भागफल को क्या मान लिया, क्यों मान लिया। और हो सकता हो कि यहाँ कुछ शेष भी बचे, अरे शेष बचेगा या तो 0 होगा या कोई संख्या होगी, तो इसी को कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखो, अब ये क्या है आपका, ये क्या है, डिवाइडेंड है यानी भाज्य है। ठीक है, तो भाज्य a इक्वल टू भाजक, भाजक क्या है, देखो b है, b इंटू भागफल, भागफल क्या है, q है, प्लस शेषफल, शेषफल क्या है, r है, a बराबर bq प्लस r। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। डिवाइडेंड देखो, डिवाइडेंड a है, ठीक है, डिवाइजर कितना है, b है, तो a बराबर b इंटू क्यूटेंट कितना है, q है, प्लस रिमाइंडर कितना है, r है। जहां r का मान, r या तो यहाँ बता चुके हैं, या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। किंतु छोटा किससे होगा, हमेशा भाजक से होगा। भाजक यानी यहाँ भाजक कौन है, b है, तो r का मान या तो 0 के बराबर होगा, r यानी रिमाइंडर जिसे आप शेषफल कहते हो, r का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, किंतु b से क्या होगा, छोटा होगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब एक दो एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं, इसका इस्तेमाल हम माशा के रूप में कैसे करें। एक दो उदाहरण से इसे हम समझेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आप सबको समझ में आ रहा हो, तो जोरदार तरीके से लाइक कर दो और शेयर, बस इतना सा काम करना है। और अगर कहीं फास्ट हो रहा हो तो आप लोग वीडियो को रोक रोक करके समझ के नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दो संख्याएं हमारे पास हैं, 124 है और 24। इसका माशा निकालना है। देखो, अब ये दो धनात्मक पूर्णांक हो गए ना, a और b की तरफ, एक बड़ा है दूसरा क्या है, छोटा है। तो जो छोटा है वो इसमें क्या करेगा, भाग देगा। 24 भागे 124 कर देते हैं। अब ये भाग कई बार जाएगा, 5 बार, 120 हो गया। अब ये आया 4, ये 4 क्या आ गया, शेष आ गया। अब अगर 4 शेष आ गया तो आप अगले स्टेप में 4 का डिवाइड इसमें करते हैं, 4 भागे 24 करते हैं, 4 24 और इसका कहते हैं HCF कितना आया, HCF आया 4। ये तो रही आपकी भाग विधि। भाग विधि से आप ऐसे करते थे, पहले आप इस छोटी संख्या को बड़ी संख्या में डिवाइड करते थे, उसके बाद जो आता था उस संख्या से फिर इसमें भाग दे देते थे।
और इस तरह से जब कंप्लीट विभाजन हो जाता था तो जो संख्या पूरी तरह से संख्या को काट देती थी उसी को आप कहते थे इसका क्या है, मासा है। लेकिन इसकी एक दूसरी विधि है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि भी देख लेते हैं। गुणनखंड विधि में आप लोग क्या करते थे, 124 का क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे। और अगर 124 का हम फैक्टर निकालेंगे तो आप लोग कहोगे 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, 2 1 2। अब आगे डिवाइड नहीं होगा, अब आगे नहीं डिवाइड होगा तो 31 से डिवाइड होगा, कर दिया। और सेकेंड है आपका 24 से अगर डिवाइड, देखो 24 को डिवाइड kरोगे 2 12 आएगा, 2 6 आएगा, फिर 2 3 आएगा, फिर 3 1 आएगा। अब 124 का अगर आप फैक्टर चेक करोगे तो आप क्या करोगे, 2 × 2 × 30। और 24 का अगर फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 2 × 3। अब ये देखो, ये संख्या का ये क्या है, प्रोडक्ट। किसी संख्या का जो प्रोडक्ट होता है वही उसका फैक्टर कहलाता है, यानी गुणनखंड कहलाता है। हमने यहाँ 124 के गुणनखंड किए हैं और 24 के गुणनखंड किए हैं। 124 का गुणनखंड 2 × 2 × 31 आया और 24 का गुणनखंड आया 2 × 2 × 2 × 3। अब अगर इसका HCF आप निकालना हो तो HCF देखो क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब जो कॉमन हो, दोनों में सार हो। कॉमन का मतलब सार हो, यानी जो पहले में भी हो जो दूसरे में भी हो। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा और कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, और फैक्टर मतलब यानी सबसे बड़ा सार्वभौमिक। और अगर यहाँ हम देखें तो सबसे बड़ा है कौन भाई, देखो ये 2 2 है, सेम है, 2 दूनी 4 × 31 लिख सकते हैं। और यहाँ भी 2 2 है, इसे हम 4 × 2 × 31 3 लिख सकते हैं। तो अब देखो ना, सबसे बड़ा सार्वभौमिक कौन है, हाँ 4, यानी इसका HCF कितना होगा, 4। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ कौन आया, 4 आया। देखो 124 का 4 × 31 हो सकता है और 24 का 4 × 2 × 31। तो अब इसमें देखो 4 ही 4 सबसे बड़ा है, तो HCF कितना हो गया इसका, 4। ये तो पहले की विधि रही, पहले हम लोग ऐसे कर लेते थे, ये गुणनखंड विधि से। उसके बाद भाग विधि थी जो पहले बता चुका। भाग विधि में छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या में भाग देते थे, उसके बाद जो आता था फिर उससे जो हमारा भाजक होता था, डिवाइजर होता था, उसमें भाग देते थे। और यह क्रिया बराबर चलती रहती थी जब तक कि शेषफल हमारा शून्य नहीं हो जाता था। अब इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग कैसे करें, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग जब हम इसी को करेंगे तो क्या 124 इक्वल टू 124 में 24 का छोटी संख्या से क्या करें, बड़ी संख्या में भाग देंगे भाई। 24 भागे 124 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, शायद 120 आएगा। अरे हुआ कितना, 4। यानी हम इसको लिख सकते हैं 24 × 5 + 4। अब ये हमारा देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फिर से वही बात आई, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा क्या हुआ, भाजक हुआ, ये हमारा शेषफल हुआ, और ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भागफल है। फिर से वही लग गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को आप कह सकते हो a बराबर BQ + R का हम इस्तेमाल किए हैं। भाई बात तो वही है ना, a बराबर BQ + R कहो या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कहो। अब यहाँ मान लिया जाएगा कि जो 124 है वो आपका a है, और 24 ये क्या है, ये आपका a है, a ये क्या है।
अभी चूंकि यहाँ शेष 0 नहीं हुआ है, इसलिए ये क्रिया बराबर हमारी चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि शेष शून्य ना हो जाए। चूंकि शेष शून्य नहीं, 0 नहीं, अतः अब की बार ये क्या होगा? अब की बार हमारा जो 24 है, 24 अब की बार हमारा भाज्य बनेगा। और 24 जब भाज्य बनेगा तो ये क्या बनेगा? भाजक बनेगा। इसके आगे हम लोग ऐसे नहीं करते थे, 4 भागे 24 और कर देते थे, बन गया। तो यानी अब की बार 24 हमारा क्या होगा? भाज्य होगा और 4 क्या होगा? भाजक होगा। तो 24 4 संगे 24 कंप्लीट डिवाइड हो गया। देखो 4 गुणे 6 प्लस क्या हो गया? 0। यानी अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इसने कंप्लीट डिवाइड कर दिया 4 ने, अतः HCF क्या होगा? HCF हमारा क्या होगा? 4 होगा। किसके अकॉर्डिंग? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग। ऐसे ही करना। 1-2 क्वेश्चन और इसका चलो ढंग से कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालना है। 135 और 255, 867 और 255, यहाँ पर सॉरी 225। तो चलो करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 225 है, यानी ये है आपका। तो आप कह सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A = BQ + R का प्रयोग करने पर, A = BQ + R का प्रयोग करने पर, या तो आप ये लिख सकते हो या लिख सकते हो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का प्रयोग करने पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ होगा 225 बराबर 225 में भाग किसका होगा? 135 का होगा। 135 भागे 225, 135 एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग गया, यानी भाज्य बराबर देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। 135 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना है? 90। चूंकि अब हम यहाँ कह सकते हैं कि अभी शेषफल ये क्रिया हमें कब तक करनी है? जब तक शेष पूरा शून्य ना हो जाए। अभी शेषफल नहीं हुआ, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम दूसरे चरण में इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे चरण में इस्तेमाल जब करेंगे तो कहेंगे क्या? रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अतः अब की बार ये जो होगा ये क्या होगा? भाज्य होगा। और ये क्या बनेगा? भाजक। देखो जो बड़ी संख्या होगी हमेशा, तो इस साइड में हमेशा जो बड़ी संख्या होगी वो भाज्य होगी, और जो उससे छोटी होगी वो क्या होगी? भाजक होगी। भागफल को छोड़ के अगले स्टेप के लिए तो अब यहाँ पर होगा 135 = अब हमें भाग देना है 90 भागे 135। ऐसे हम लोग पहले भाग निकालते हैं, चलो वही कर रहे हैं। 90 करना, 90 अभी आया कितना? 45 आया। तो 135 = 90 × 1 + 45। दूसरे चरण के लिए भी हम कह सकते हैं कि अभी जो रिमाइंडर है यानी जो शेष है वो शून्य नहीं, शेषफल शून्य नहीं है। अतः A = BQ + R का पुनः प्रयोग करें। पुनः प्रयोग करने पर अब अगर इसका हम पुनः प्रयोग करें तो अब की बार हमारी संख्या ये क्या बनेगी? भाज्य बनेगी। और ये क्या होगी? भाजक बनेगी। तो 90 बराबर क्या लिख सकते हैं?
45 × 2। अब यहाँ भाई करोगे ना 45 दूनी 90 कर दिया पूरी तरह, हो गया। प्लस शेष कितना हो गया 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ HCF 225 और 135 का बराबर। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना कि 45 में सबको कंप्लीट डिवाइड कर दिया, यानी 45 का HCF होगा। और दूसरे स्टेप में अगर कहें तो देखो 45 जो है कितने कितनों का HCF हो सकता है यहाँ से। सबसे पहली चीज तो हमने इस स्टेप को देखा, इस स्टेप यानी 225 और 135 का भी HCF क्या आया 90 आया। दूसरे स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पर A बराबर BQ प्लस R का यूज हुआ, तो यहाँ पर भी वही है A बराबर BQ प्लस R, यानी 135 और 90 का भी HCF हमारा क्या होगा 45 ही होगा। और तीसरे स्टेप में अगर देखें तो 90 और 45 का भी जो HCF होगा वो क्या होगा 45 होगा, यानी 225 और 135 का HCF और या 135 90 का, या हम कह सकते हैं HCF 90 और 45 का, 90 और 45। ये सबका कितना आएगा 45। ये है यूक्लिड विभाजन करने का। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड को भी कर लेते हैं। और सेकंड के लिए देखते हैं अगर सेकंड में हम देखें तो 255 है वो डिवाइड करेगा किसको 867 को, यानी ये सबसे बड़ा नंबर है, ये A का काम करेगा, ये B का काम करेगा। आप कहोगे A ग्रेटर देन B। A इक्वल टू क्या है आपका 867 एंड B इक्वल टू क्या 255। विभाजन प्रमेय का A इक्वल टू BQ प्लस R का प्रयोग करने पर क्या करना है, प्रयोग करने पर अब अगर ऐसा काम यहाँ करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 867 इक्वल टू, अब देखो 255 का हम डिवाइड करें इसमें 255 डिवाइड बाई 867 3 बार जाएगा 765। यानी ये आएगा 255 गुणे 3 प्लस शेष कितना होगा 102। देखो ये वही यूज हुआ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष का, यानी इसका भाग हम इसमें दिए 3 बार भाग गया और शेष कितना आया 102 जो आया यहाँ लिख दिया गया। अब अगले स्टेप के लिए सबसे बड़ी संख्या 255 है, इसलिए ये क्या बनेगी भाज्य बनेगी और ये क्या बनेगी भाजक बनेगी, यानी अब यहाँ पर हम 255 करेंगे तो 255 आगे 102 बार जाएगा 204, अब आएगा ये 50, यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 102 है गुणे भागफल कितना है 2 बार गया प्लस शेषफल कितना आया 51। यहाँ हम कह सकते हैं ना चूंकि इसमें शेष शून्य नहीं था अतः हम शेषफल शून्य नहीं है अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पुनः प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी शेष शून्य है, शेष शून्य नहीं है, शेष 0
नहीं है। अतः प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करने पर पुनः प्रयोग करने पर, अब जब पुनः प्रयोग करेंगे 102 क्या बनेगा, ये भाज्य बनेगा और ये क्या है, भाजक। तो 102 बराबर, अब ये भाजक है भाई, भाग देके देखिए 51 दूनी 102 कई बार गया 51 गुणे 2 प्लस शेष क्या हो गया 0। यानी यहां पर अगर देखा जाए तो एचसीएफ कितना आया 51 आया। किसका किसका एचसीएफ 51 होगा, एचसीएफ 867255 का होगा, एचसीएफ 102 51 का होगा, एचसीएफ 255 और 102 का होगा। इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा 51 आएगा। क्योंकि यही एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को कंप्लीट रूप से डिवाइड करता है। अगर आप कहना चाहें तो देखो कह सकते हैं एचसीएफ 867, 255 बराबर एचसीएफ 255102 बराबर एचसीएफ 10251 इक्वल टू 51। इन सबका एचसीएफ क्या होगा 50। ये तो रहा एचसीएफ। चलो अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल होगा और बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कब बनेगी। देखो जैसे यहाँ विभाजन प्रमेयिका का कई स्टेप में इस्तेमाल किए हैं। पहला स्टेप यहाँ है, दूसरा स्टेप यहाँ है, तीसरा स्टेप यहाँ पर। तो जब भी विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल एक से अधिक स्टेप के लिए किया जाएगा, यानी कई स्टेप के लिए किया जाएगा, कई चरणों में किया जाएगा, तो यही विभाजन प्रमेयिका विभाजन एल्गोरिथ्म बन जाएगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जब किसी सत्य कथन को सिद्ध करने में एक से अधिक बार किया जाए तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ करें। देखो एल्गोरिथ्म शब्द का जो प्रयोग किया गया है, एल्गोरिथ्म शब्द फारसी के गणितज्ञ है, फारस के गणितज्ञ है फारस के गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। अल ख्वारिज़मी एल्गोरिथ्म जो शब्द का प्रयोग हुआ है वह फारस के गणितज्ञ हैं, इनका नाम है अल ख्वारिज़मी। इन्हीं के नाम से एल्गोरिथ्म शब्द लिया गया है। दरअसल इनका जो पूरा नाम है, पूरा नाम मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, इन्हीं के नाम से लिया गया है एल्गोरिथ्म। और अगर बात करें अलजेब्रा शब्द की, अलजेब्रा शब्द जो प्रयोग किया जाता है, अलजेब्रा शब्द का प्रयोग भी इन्हीं की एक पुस्तक से लिया गया है। इन्हीं की एक किताब है
हिसाब अलजबर व अलमुकाबला। इसी किताब से अलजेब्रा शब्द का प्रयोग लिया गया है। हिसाब अलजबर व अलमुकाबला। ये तो रहा एल्गोरिथ्म शब्द कहाँ से लिया गया। एल्गोरिथ्म शब्द है क्या? प्रमेयिका का प्रयोग जब एक से कई बार हो जाए तो वही एल्गोरिथ्म बनता है। और ये फारस के गणितज्ञ हैं अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। इनका पूरा नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। इनकी एक किताब है हिसाब अलजबर व अलमुकाबला। इसी किताब से अलजेब्रा शब्द का प्रयोग भी किया गया है। चलो अब उदाहरण कुछ और आगे सीखें। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का हमारे सामने उपस्थित है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब अगर बात की जाए कि देखो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक की पहले बात करें, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक की बात करें तो ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल का पार्ट ना हो, दशमलव वाले ना हो। तो जितने भी आपका नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8, ये सब आपके नेचुरल नंबर है। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के बाद कहा है कैसा पूर्णांक? सम पूर्णांक। सम का मतलब जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो सके, जैसे 2 4 6 8 और 10। ये कैसे पूर्णांक है? सम पूर्णांक। कह रहा है इनको दर्शाइए कि यह 2q के रूप के होते हैं। और आगे कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक h1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, ये धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप के, ये आपको दर्शाना है। और देख लेते हैं 2q के रूप में है, यानी सबसे पहले 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये क्या होगा? 0। और अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करें 2 2 या 4, क्या है? 0। थोड़ा सा छोटा करें। 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करें 2 से, 2 बन गया, 2 कंप्लीट डिवाइड हो गया। 2 को 4 को 2 से डिवाइड करें 2 2 या 4, पूरी तरह डिवाइड हो गया। 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें 2 3 या 6, कंप्लीट डिवाइड हो गया। और अगर ऐसे ही हम 8 को करते 2 4 जा 8। यहाँ हम एक चीज अगर ध्यान से देखें, देखो ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पर। अगर हम यहाँ हम करें कि 2 बराबर क्या है, 2 × 1 + 0, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पर। 4 बराबर अगर हम देखें तो 2 × 2 + 0। 6 बराबर अगर हम देखें तो 2 × 3 + 0। 8 बराबर अगर हम देखें तो 2 × 4 + 0। और अगर कंप्लीट में हम सबको देखें, यानी सभी नेचुरल नंबर्स को देखें, कंप्लीट में हम क्या करेंगे? ये 2 तो 2 है ही है, ये क्या है? ये q बन गया, 2 × q, और ये क्या है आपका 0, 2q + 0। यानी यह किस रूप का हमें दिखा है? इस रूप का दिखाना हमें। फिर से देख लो,
ये कह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर पहले हम धनात्मक पूर्णांक ही ले लें, सम और विषम की बात बाद में करते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक यानी सभी नेचुरल नंबर से दशमलव को छोड़कर बस, तो 1 से लेकर के इधर 10 तक हमने लिया है प्राकृतिक संख्याओं को, आप अपनी इच्छा हो तो और ले सकते हैं। इसमें आप सम की बात किया, तो सम यानी जो 2 से कंप्लीट रूप से डिवाइड हो सके, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 2 से कंप्लीट डिवाइड होने वाला नंबर सम होता है, इसलिए सबसे पहले हम 2 को 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 का नाम 2, 2 को फिर 4 को 2 से 2 दूनी 4, फिर 6 को 2 से 2 तिहाई 6, फिर 8 को 2 से 2 4 8, यानी इसी तरह आगे भी ये होता चला जाएगा। अब इसी पर अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करें, a बराबर bq + r का, या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का, तो हम देख रहे हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ भाज्य होगा 4, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, फिर 0 हो गया। फिर 6 बराबर वही, फिर 8 बराबर वही। और अगर सब में यहाँ हम देखें तो ये हमारा जो मिल रहा है एक तरीके से भाज्य बराबर भाजक सबका देखिए वही है, 2 ही है, लेकिन भागफल q के रूप का हो गया और शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। यानी ये कंप्लीट में मिल रहा है किस रूप में, 2q के रूप में। किस रूप में हमें मिला, 2q के रूप में। और अगर इसी को हम विषम पूर्णांक के साथ देखें, अगर हम 2 का डिवाइड 1 के साथ करें, 2 0 0 1 शेष होगा, ठीक है। 2 का डिवाइड अगर हम 3 के साथ करें, 2 1 2 1 शेष होगा। फिर 2 का डिवाइड अगर हम 5 के साथ करें, 2 2 4, फिर 1 शेष होगा। और 2 का डिवाइड अगर हम 9 के साथ करें, 2 4 8, फिर क्या शेष होगा, 1 शेष होगा। यानी हर कंडीशन में फिर से हम चेक कर लिए, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अगर इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पर 1 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 0 + 1। 3 बराबर 2 गुणे 1 + 1। 5 बराबर 2 गुणे 2 + 1। 7 बराबर 2 गुणे 3 + 1। 9 बराबर 2 गुणे 4 + 1। यानी इस कंप्लीट सिस्टम को भी अगर हम देखें, ये तो हमारा नेचुरल नंबर ही है, और ये पूरा 2 के रूप में है, और ये हमारा क्या है, भागफल, भागफल यानी q है, 2q, और ये क्या हो गया, शेषफल, यानी 2q + 1 के रूप का दिखाई दे रहा है। ये तो हमारा कुल भाजक ही है, ये क्या है, भागफल है, 0 1 2 3 4, और ये क्या है, शेषफल है। यानी प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो हमें किस रूप में दिखाई देगा, 2q + 1 के रूप में दिखाई देगा। और प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक अगर होगा वो हमें 2q के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और ये सबसे अच्छा तरीका है समझने का, इसे आप व्यवहारिक विधि से समझ सकते हैं और एग्जाम में सॉल्व भी कर सकते हैं। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी, नंबर नहीं कटेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप जगह जगह पर a बराबर bq + r वाला सिस्टम इस्तेमाल करें। अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 है। यहाँ है दर्शाओ कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। अब यहाँ समझने भर की देर है कि आपका ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, वो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे, यानी ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड ना हो विषम पूर्णांक होते हैं।
2 से डिवाइड होने वाले नंबर ये है ही नहीं। अब 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में पूछा है, यानी इन सारे नंबर को हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अब सॉल्व करें। 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं 1 को तो 4 0 0 1 आ जाएगा। 4 को डिवाइड करें हम, 3 को डिवाइड करें 4 से, 4 0 0 3 शेष आएगा। और अगर हम 5 को डिवाइड करें 4 से तो 4 बन जाए, 4 1 शेष आएगा। 7 को हम डिवाइड करें 4 से तो 4 बन जाए, 4 3 शेष आएगा। अब 9 को हम डिवाइड करें 4 से, 4 2 जा 8 1 जाए। 11 को हम करें 4 से, 4 2 जा 8 3 आया। 13 को हम करें 4 से, यानी इस तरह से हम देख रहे हैं। पहले रिमाइंडर यानी शेष 1 फिर 3 फिर 1 फिर 3 फिर 1 फिर 3 फिर 1। एक वाले को हम एक तरफ कर लें और 3 वाले को हम एक तरफ कर लें, यानी हम यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं 4 × 0 + 1 a बराबर bq + r, या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। और 5 को हम लिख सकते हैं 4 × 1 + 1। उसके बाद 9 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 + 1। इसके बाद 13 को लिख सकते हैं 4 × 3 + 1। अगर इन सब को हम चेक करें तो ये तो हमारा 4 ही है, 4, और ये क्या है, ये भागफल है, q का मान है 4q, और ये क्या है प्लस, यानी एक तरफ हमें 4q + 1 का रूप दिखे। और अगर हम दूसरे को चेक करें जैसे 3 बराबर, तो हम यहाँ विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का इस्तेमाल करें तो 4 × 0 + 3 लिख सकते हैं। 7 बराबर अगर हम करें तो 4 × 1 + 3 लिख सकते हैं। और अगर 11 बराबर करें तो 4 × 2 + 3 लिख सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो और संख्या का क्रम आगे बना सकते हैं। और यहाँ इस ऑर्डर को जरा हम अगर चेक करें, ये आएगा 4, ये आपका है q, और ये क्या है +3। यानी यहाँ से सिद्ध होता है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 4q + 1 का या 4q + 3 के रूप का हो सकता है। आप इसे चाहे तो इसे और आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इतने पर ही हमने चेक कर लिया। आप चाहो तो सेम इसी को और आगे कर सकते हैं। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप सबको ऐसी वीडियो देने में हमें और ऊर्जा मिल सके, ऐसा ही ज्ञान देने में और ऊर्जा मिले। एक बार जोरदार तरीके से आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।